अच्छा ठीक है। सेक्शन नंबर 26, व्हेन इंस्ट्रूमेंट मे बी रेटिफाइड व्हेन दो फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट 1956 applies does not express their real intention, then either party or his representatives in interest may institute a suit to have the instrument ratified, or the plaintiff may in any suit in which any right arising under the instrument is an issue claim in his pleading that the instrument be ratified, or defendant in any such suit as is referred to in clause B may in addition to any other defense open to him ask for ratification of the instrument। अब इसके इस पैरा में ये लिखा गया है कि अगर कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना है, जैसे ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन ए ने जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ्रॉड कमिट करके उससे करवाया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो किया है वो फ्रॉड कमिट करके किया है, या तो कोई इन दोनों की म्यूचुअल मिस्टेक है, लाइक ए ने जो है बी को बोला कि तुम मुझे ना 1 किलो मतलब मान लो 1 किलो प्याज दे देना। अब जो बी है उसके जो जहाँ घर है वहां पे प्याज को आलू बोलते हैं और आलू को प्याज बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों की म्यूचुअल मिस्टेक हुई ना, कि एक के यहाँ पे प्याज को आलू बोलते हैं, एक के वहां पे आलू को प्याज बोलते हैं, है ना। अब इसने तो ये बोला था कि मुझे प्याज देना, उसने भेज दिया आलू, क्योंकि उसके वहां पे प्याज को आलू बोला जाता है, ठीक है। अब दोनों की म्यूचुअल मिस्टेक है ना, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हुआ है और पार्टीज की म्यूचुअल मिस्टेक है या फ्रॉड कमिट हुआ है, तो और अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है उन पार्टीज की रियल इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ना, तो इसमें जो है पार्टी में से ए और बी कोई भी इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकता है। अगर ए की डेथ होगी और बी है तो ए के जो एल आर्स हैं वो जा सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। इसमें बोला ना रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, जिसका उस केस में इंटरेस्ट है वो बंदा जा सकता है। और बोला है इसमें कि प्लेंटिव जो है वो अपनी किसी भी सूट में जो है, अगर ये जो क्लेम है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अगर वो इशू किसी सूट में आता है, तो वो जो है उस सूट में जो है इसको क्लेम कर सकता है। जैसे अगर ए ने कोई और केस कर दिया, ठीक है, बी के खिलाफ, अब बी उस केस में जो है ये वाला इशू भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब इस इशू को ए या बी कोई भी जो है, ऑब्वियसली बात है प्लेंटिफ ही उठाएगा अगर उसका हो रहा है तो, है ना। तो प्लेंटिफ जो है उस इशू को उस सूट में भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। और डिफेंडेंट जो है, अगर डिफेंडेंट को लगता है उसमें डिफेंस में उसके ये चीज़ आ रही है, तो डिफेंस के लिए वो इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, ठीक है। नहीं मैम, ये होगा तो इंस्ट्रूमेंट में ही ना, अभी रिटर्न में ही है मतलब। हाँ, इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो वो तो नॉर्मली भी चेंज हो जाएगा, मतलब वो तो उसी टाइम भी चेंज हो जाएगा, पर रेक्टिफिकेशन जब तक वो पास हुआ ही नहीं। पर हाँ, तो रेक्टिफाई तो करेगा ही ना वो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर इंस्ट्रूमेंट जस्ट ऐसे बनाया और कोर्ट से अभी तक हमने उसको वो करवाया नहीं एनफोर्स, ठीक है, बीच में पता लग जाता है पार्टीज को कि अब ए की गलती है, तो बी बोलेगा कि भाई मैं क्यों करूं, या बी की गलती तो ए बोलेगा मैं क्यों करूं, है ना। तो अब इसके लिए रेमेडी क्या, अगर ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं आपस में, तो इनके कोर्ट में ही जाना पड़ेगा ना। तो उन सिचुएशन में जो है इसको जो है रेक्टिफाई करवाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला इफ इन एनी सूट इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज सॉट टू बी रेक्टिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, द कोर्ट फाइंड्स दैट द इंस्ट्रूमेंट दो फ्रॉड और मिस्टेक डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, द कोर्ट में इन इट्स डायरेक्शन डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू एक्सप्रेस दैट इंटेंशन so far as this can be done without prejudice to rights acquired by third person in good faith and for value। अब इसमें थर्ड पर्सन की बात करिए, जो आज आपने केस पढ़ा ना उससे रिलेटेड है इसमें एक एग्जांपल। अब जैसे ए और बी ने एग्रीमेंट किया, जैसे आपने मेरे को बताया कि ए ने बोला कि बी को कि मैं तुझे जो है लीज करी ना इसने, और बाद में बोला मैं ये प्रॉपर्टी तेरे को दे दूंगा, ठीक है। अब इसने ये प्रॉपर्टी बी को ना दे के इसने सी को दे दी, ठीक है। अब सी को पता नहीं है इसने बी को ऐसा कोई प्रॉमिस किया हुआ है,
ठीक है, ए को प्रॉमिस किया। मतलब ए और बी 2 पार्टीज है ना, जी ठीक है। ए ने बी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे को जो है ये प्रॉपर्टी जो है अभी लीज पे दे रहा हूँ, पर इन फ्यूचर जो है मैं ये प्रॉपर्टी तेरे को जो है परमानेंटली दे दूंगा, ठीक है। जी मैम। उसी दौरान जो जी है, मैम। उसी दौरान जो है, अब ये ने तो बी से ये प्रॉमिस किया है, ठीक है। अब उसी दौरान जो है ए ने वो प्रॉपर्टी बी को ना दे के सी को सेल आउट कर दी, ठीक जी है। मैम। और सी ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब सी को थोड़ी पता था कि ए ने बी को क्या बोला हुआ है। अब सी ने जो ये प्रॉपर्टी जी ली मैम। वो तो उसने गुड फेथ में ली ना कि ये ए की प्रॉपर्टी है और ए जो है मेरे को बेच रहा है। उसको क्या पता बीच में उसने बी से ये प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी। है ना। तो अब इसमें बोला गया है कि जी मैम। अगर ए या कल को बी जो है कोर्ट में जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफिकेशन करो, है ना, तो इसमें कोर्ट जो है रेक्टिफिकेशन करने से पहले देखेगा कि भाई थर्ड पर्सन का राइट तो नहीं इन्फ्रिंज हो रहा। अगर इसका राइट थर्ड पर्सन का इन्फ्रिंज हो रहा होगा ना, और उस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी होगी, और अगर उसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा होगा, तो कोर्ट जो है इन दोनों को फिर रेक्टिफिकेशन के लिए अलाउ नहीं करेगी, ए और बी को। आया समझ। तो मैम जो बी ने पैसे दिए होंगे वो ए ने अब, हाँ, तो वो उसके लिए तो ये है कि फिर बी कंपनसेशन क्लेम करेगा ना, कल को कंपनसेशन तो क्लेम कर ही लेगा ना। लेकिन ये है कि अब इसने ए ने सी को दे दिया है जी ना, मैम। अब सी बेचारा तो अब जैसे मान लो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी, ठीक है ना। मैंने आपको बोला कि भाई तू अभी लीज पे ले जी ले, मैम। अभी मैं तू इसमें इसको यूज कर, और कल को मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे जो है तेरे को ही सेल आउट कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने तुमसे ये प्रॉमिस कर लिया, बीच में मैंने ये वो वाली प्रॉपर्टी जो है किसी थर्ड पार्टी को दे दी। अब उस थर्ड पार्टी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी गुड फेथ में, बेचारे को पता ही नहीं है कि मैंने तुमसे ऐसा कोई प्रॉमिस करा हुआ है। अब उस थर्ड पार्टी के राइट को कोर्ट कैसे वो साइड में कर देगा, जबकि उसका बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं, कसूर तो इन दोनों का है। उसके राइट्स को तो कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा ही ना, हाँ जी। हाँ जी है ना। तो अब हाँ, आप जो बोल रहे हो ना, तो बी के पास क्या रेमेडी मैम, रहेगी। ये जो भी एग्रीमेंट बनता है कि हाँ जी, जो भी मैम ये जो है कि अगर जो भी ये बनेगा सेटलमेंट डीड वगैरह कि हम तो अभी लीज पे ले ले तो कल को मैं तेरे को सेल आउट कर लूंगा, तो ये मैम रिटन में होगा तभी होगा कि वर्बली भी चलता है। और नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, इन राइटिंग लिखा हुआ है। इसकी जो लैंग्वेज है उसमें क्या लिखा है, इन राइटिंग। अगर आपने किया ऑरल में तो ये है कि बंदा मुकर भी सकता है, उसमें क्या, उसका क्या बिगाड़ लोगे। कोर्ट में तो कागज ही प्रूव होते हैं ना। इसमें ये लिखा है कि अगर हाँ जी। हाँ आपने जी। कोई इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग बनाया हुआ है और उसमें ये चीज़ें डाली हुई है, और उस इंस्ट्रूमेंट को अगर आप रेक्टिफाई करवाना चाह रहे हो ना, तो उसमें जो है इसमें इन राइटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट ही चलेंगे, ठीक है मैम। ठीक है। आ गया ना ये समझ, ये वाला जी मैम। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेटिफाइड एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेटिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट थिंक्स फिट मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, और कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अब पहले इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही थी ना, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग है तो पहले वो उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड द, अब ये अगर यहाँ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो मैम वही आएगा ना जो इन्फोर्स हुआ होगा हाँ, जो दूसरे लॉ के तहसीलदार के द्वारा सामने कोर्ट, होगा। हाँ, वो एनफोर्स हुआ होगा लॉ के द्वारा, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जो अभी एनफोर्स ही नहीं हुआ है उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया जी कि मैम। अगर कोर्ट से वो प्लीडिंग में रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बन गया और कल को उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोर्ट में चले गए कि सर इसमें तो रेक्टिफिकेशन करनी है, तो कोर्ट देखेगा कि इन्होंने अपनी प्लीडिंग में रेक्टिफिकेशन के लिए डिमांड करी है कि नहीं करी है। अगर उन्होंने रेक्टिफिकेशन प्लीडिंग में बोला होगा ना केस की, तो वो रेक्टिफिकेशन अलाउ करेगा। अदरवाइज वो बोलेगा पहले तो आप अपनी प्लीडिंग को जो है चेंज करो और इसमें ये पॉइंट डाल के लाओ कि हमें रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। कल भी मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था कि प्लीडिंग में मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। वो पहले नहीं किया होगा तो बाद में अमेंडमेंट करके करना पड़ेगा, ठीक है।
तो जी इसमें मैम, अमेंडमेंट में देता हाँ है। अमेंड करके करना पड़ेगा, वो किसी भी स्टेज पे कर सकते हो फिर आप, ठीक है। और इसमें यही बोला है, अगर आपने उसमें प्लीडिंग में नहीं लिखा हुआ है तो आपको रेक्टिफिकेशन नहीं मिलेंगी। अगर आपने रेक्टिफिकेशन की रिलीफ मांगोगे तभी मिलेगी, प्लीडिंग में क्लेम करोगे तभी मिलेगी। मान जी लो मैम। आप अपना ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो किसी भी चीज़ को लेके कोर्ट में चले गए, ठीक है, और उसमें एक चीज़ ये भी आ गई कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई भी करवाना चाहिए। अब उसने रेक्टिफिकेशन वाला क्लोज डाला ही नहीं है, तो कोर्ट उसको वो रिलीफ क्यों देगी जो उसने क्लेम ही नहीं किया है। कोर्ट तो वही रिलीफ देगी ना जो उसने क्लेम करे हुए हैं। तभी तो हम अपनी अमेंडमेंट, जब भी हम प्लीडिंग्स प्लेंट कर लिखते हैं तो उसमें हम हर तरह की रिलीफ को मेंशन करते हैं, जो जो हमारे को बन रही होती हैं। जो चीज़, जो रिलीफ हम छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो चीज़ वो माना जाता है कि वो आपने वेव ऑफ कर दी है, ठीक। जी मैम। तो इसमें यही है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन वाले में। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिल करना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसमें बोला गया है वियर रिसेशन मे बी एडजस्ट और रिफ्यूज, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट मे sue to have it rescinded, and such recession may be adjudged by the court in any of the following cases, namely where the contract is voidable or terminable by the plaintiff, where the contract is unlawful for cause not apparent on its face, and the defendant is more to blame than the plaintiff। अब इसमें क्या बोला गया है कि एनी पर्सन, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, तो वो जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करने के लिए, मतलब कैंसिल करने के लिए कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बोला गया है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज जी मैम। वॉइडेबल और टर्मिनेबल, रिसेशन का मेन मतलब कैंसिल नहीं होता ना? कैंसिल करवाने के लिए जा सकता है। जो जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है ना, जो इंटरेस्टेड पार्टी है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवाने के लिए कोर्ट में जा सकती है। लेकिन इसमें पॉइंट्स क्या बोले हुए हैं, किन केसेस में जा सकते हैं, जहाँ पे जो है प्लेंटिफ, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल और टर्मिनेबल है बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के विश पे है। अगर प्लेंटिफ की ऑप्शन पे है ना वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है आप टर्मिनेबल मतलब रिसाइन करवाने के लिए जा सकते हो। या फिर ऐसा लगता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा जो गलती है, गलत मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट, जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें ज़्यादा जो गलती है वो डिफेंडेंट की है, ज़्यादा ब्लेम जो है डिफेंडेंट का है, ठीक है, अदर देन प्लेंटिफ, ठीक है। तो उन केसेस में भी जो है इसमें रिसाइनमेंट करवाई जा सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि मैम किन किन केस में थोड़ा समझा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्लेंटिफ जो है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है डिपेंड करता है प्लेंटिफ के ऊपर, मतलब उसकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ ए के ही ऑप्शन पे है, ए ने सारी पावर अपने पास ही रखी हुई है, मतलब एक ही हक में। मतलब ए के पास ही सारी पावर है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग, ठीक है, बी के पास कोई पावर नहीं है, तो सिर्फ उसी की ऑप्शन पे है, ठीक है। तो बी जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवाने के लिए जा सकता है, भाई मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो तुम सारी की सारी तो ए को ही दे दी हुई है पावर, तो भाई मैंने नहीं करना ये परफॉर्म, तो इसमें बी जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट बोलता है ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब इसमें ज़्यादा गलती जो है वो बी की है, बी डिफेंडेंट है, ए प्लेंटिफ है, और ज़्यादा जो इस कॉन्ट्रैक्ट में गलती है वो बी की है, डिफेंडेंट की है ए से ज़्यादा। तो इन केसेस में ए जो है फिर रिसेशन के लिए जा सकता है, एक में ए जा सकता है और एक में बी जा सकता है, एक में प्लेंटिफ जा सकता है, एक में डिफेंडेंट जा सकता है। समझ आई? जो फर्स्ट वाला है उसमें डिफेंडेंट जाएगा और जो सेकंड वाला है उसमें प्लेंटिफ जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि कोर्ट किन केसेस में जो है रिसाइनमेंट के लिए जो है रिफ्यूज कर देती है, कि कोर्ट इस ऐसी डिग्री नहीं देती है, ठीक है। इसमें बोला गया वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट और वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस विच हैज टेकन प्लेस सिंस द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट being due to any act of the defendant himself, the parties cannot be substantially restored to the position in which they stood when the contract was made। इसमें बोला गया है यहाँ इसमें बोला where the plaintiff has expressly or implied, जहाँ पे plaintiff ने जो है
खुद ही जो एक्सप्रेस करके या फिर रिटर्न में जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर लिया हुआ है। जैसे ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने जो है उसमें कुछ मिस्टेक्स आ गई, लेकिन ए ने जो है बी को बोला कि चल यार मैं इसमें ठीक कर दूंगा और तू कोर्ट में मत जा, ठीक है। तो इसमें इसने एक्सप्रेस कर दिया ना खुद ही अपना कि हाँ गलतियां हैं तो मैं खुद इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। अब इसने एक्सप्रेस करके बोला, चाहे उसने लिख के दिया कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो इन केसेस में कोर्ट फिर रिफ्यूज कर देती है देने के लिए रिसाइनमेंट, ठीक है। जी। और नेक्स्ट बोला है कि अगर सर्कमस्टांसिस ही ऐसे हो गए कि जो पार्टीज है उसको उस पोजीशन पे नहीं लाया जा सकता जहां से वो कॉन्ट्रैक्ट बना था, ठीक है। अगर उस पार्टीज की पोजीशन को रिस्टोर नहीं किया जा सकता तो उन केसेस में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के लिए कोर्ट जो है मना कर देता है, ठीक है। उसके बाद बोला है वेयर थर्ड पार्टीज हैविंग ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर राइट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस एंड फॉर वैल्यू, या फिर ये है कि अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बाद में वही जो कॉन्ट्रैक्ट है सी के साथ कर लिया, अब थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी ने उसमें गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पोजेशन था, जो भी राइट थे वो सारे एक्वायर कर लिए हैं, तो अब इन केसेस में भी कोर्ट जो है इसके लिए रिसेशन के लिए मना कर देगा क्योंकि थर्ड पार्टी के राइट्स की बात आ जाएगी, ठीक है। वही बात पीछे वाली बात आ गई। हाँ वही बात आ गई। और फोर्थ में बोला गया वेयर ओनली अ पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज sought टू बी रिसाइंडेड एंड सच पार्ट इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम मतलब उसको अलग ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अलग ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उन केसेस में भी हम जो है इसको रिसाइनमेंट के लिए नहीं जा सकते हैं। लाइक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसको सेपरेट करके उसकी कोई भी वो नहीं रह जाएगी, वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। अब वो पूरा है तभी उसकी वैल्यू है, अगर आधा आधा कर दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर उसको सेपरेट करा तो, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी जो है आप लेके कोर्ट में रिसाइनमेंट के लिए नहीं जाओगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 28 हम बाद में करेंगे ना, क्योंकि बहुत लंबा है ना और उन लोगों को भी ये समझाना है ना, तो इसलिए इसको बाद में करते हैं। अभी अगला सेक्शन नंबर 29 है, इसमें बोला गया अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। A plaintiff instituting a suit for the specific performance of contract in writing may prayer in the प्रियंका हम सेक्शन 29 पढ़ रहे हैं, हमने पिछले वाले पढ़ लिए हैं, ठीक है। तू इसका रिकॉर्डिंग सुन लेना। 28 छोड़ दिए, 28 मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पर 26 27 पढ़ा दिया है, ठीक है। इसको बाद में सुन लेना। ओके मैम। 29 में बोला गया है अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अ प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में प्रे इन द अल्टरनेटिव दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली enforced it may be resigned and delivered up to be cancelled and the court if it refuses to enforce the contract specifically may direct it to be resigned and deliver up accordingly। मतलब इसमें ये बोला गया कि अगर आप प्लेंटिफ ने इंस्टीट्यूट किया सूट कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। अब कोर्ट अगर उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए किया तो वो अल्टरनेटिव रिलीफ ये भी मांग सकता है कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवाओगे तो या तो इसको कैंसिल करवा देना या इसको रिसाइन करवा देना, ठीक है। या तो आप इसमें हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दो या तो फिर इसको कैंसिल करवा दो। अल्टरनेटिव रिलीफ यही हुआ ना कि उसके अल्टरनेट में ये कर दो, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दो इस कॉन्ट्रैक्ट की या तो फिर इसको रिसाइन कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मतलब वो प्लेंटिफ के हक में करेंगे, मतलब ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब बी जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ए परफॉर्म करने के लिए रेडी है, ठीक है। और बी जो है नहीं कर रहा है तो अब ए कोर्ट में जाता है और बोलता है कि मुझे इसको बोलो कि अपना पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करे। अब बी को कोर्ट बोलेगा कि भाई परफॉर्म कर। अगर
कोर्ट जो है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री नहीं दे पा रहा है ना उसके फेवर में, ए के फेवर में, तो कोर्ट से ए ये भी बोल सकता है अगर इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो आप इसमें इसको या तो कैंसिल करवा देना। मतलब इसमें दो चीज़ें मांग रहा है, या तो स्पेसिफिकली एनफोर्स कराओ कॉन्ट्रैक्ट या फिर इसको कैंसिल कर दो। अब दो ही चीज़ें होंगी, या तो होगा या तो नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ है इसमें कि वो अल्टरनेट वर्ड से ही पता लग रहा है कि अगर आप कोई चीज़ कर नहीं सकते हो तो उसको या तो कैंसिल कर दो, या तो उसको करवा दो या उसको कैंसिल कर दो, है ना। तो इसका मतलब ये है। उसके बाद बोला गया सेक्शन नंबर 30, कोर्ट में रिक्वायर पार्टी रिसाइनिंग टू डू इक्विटी ऑन एडजजिंग द रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require। अब इसमें बोला गया है कि अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी दूंगा और तू मुझे 3 लाख रुपया दे दे, ठीक है। अब बी ने जो है उसको 1.5 लाख रुपया दे दिया, ठीक है। अब ए ने जो है प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफर नहीं करी, ठीक है। अब बी कोर्ट में जाता है और बोलता है कि जी इसने मेरे से पेमेंट भी ले ली, हाफ पेमेंट भी ले ली, और इसने मेरे को प्रॉपर्टी भी नहीं दी, ठीक है। अब कोर्ट क्या करेगा, या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाएगा, अगर परफॉर्म नहीं करवा पाया तो कोर्ट बोलेगा कि जी तुम्हें जितना इसने पैसा दिया है वो इसको रिस्टोर करो, वापस करो, और जो इसका कंपनसेशन बनता है प्लस कंपनसेशन दो, और प्रॉपर्टी तो वो अपने पास ही रखेगा। आया समझ? तो कंपनसेशन दे, कंपनसेशन प्लस जो उसने बेनिफिट लिया हुआ है वो उसको रिस्टोर करे, क्योंकि ए ने बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देता हूँ और तुम मुझे इसके बदले 3 लाख रुपए दो, ठीक है। अब उसने हाफ पेमेंट उसको पहले कर दी प्रॉपर्टी देने से, ठीक है। अब बंदे ने प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर नहीं करी, ठीक है। कल को जो बी है वो जाएगा कोर्ट में कि इसने मेरे को प्रॉपर्टी दी नहीं और मेरे से इसने पैसे तो आधे ले लिए। अब कोर्ट क्या करेगा, या तो उसको प्रॉपर्टी दिलवाएगा या जो उसने पैसे दिए हुए हैं उनको वापिस करवाएगा। अब कोर्ट अगर उसको प्रॉपर्टी नहीं दिलवा पा रहा है तो कोर्ट ये बोलेगा कि भाई जो इसको पैसे दिए हैं वो वापस कर, प्लस इसका जो लॉस हुआ है उसके लिए उसको कंपनसेशन दे, क्योंकि वो हरास तो हुआ ना उसकी वजह से। कंपनसेशन किस लिए मिलता है, हरासमेंट के लिए तो मिलता है कि आप इसके ब्रीच करने की वजह से आपको जो जो नुकसान हुआ तो उसके लिए कंपनसेट तो करेगा ही ना कोर्ट, तभी उसके साथ जस्टिस होगा। ऐसे कैसे होगा, बेचारे को 1.5 लाख रुपया मिले, कोर्ट में जाके बेचारा अपने पैसे खर्च के केस भी करे तो उसको क्या फायदा हुआ, है ना। तो इसमें ये बोला गया है। अब हमारे 30 तक हो गए कंप्लीट, इसमें कोई डाउट है तो वो बताओ। ठीक है, चले आगे। बड़ा आज के लिए ठीक है। बस प्रियंका तू सुन लियो पिछला वाला लेक्चर, ठीक है।